हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का लेक्चर हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से है और उसका पार्ट 1 है, क्योंकि लाइफ साइकिल वाला जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है यार। और अगर इसको हमने खाली इंग्लिश में पढ़ के उर्दू में ट्रांसलेट करना हो तो शायद हम इसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमने चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना होता है। तो इसके लिए अब मैं इसको 2 पार्ट्स में तकसीम करने जा रहा हूँ, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बात और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। लेक्चर आज का हमारा जो है वो थोड़ा सा लेट आया, बीच में कुछ दिन का गैप आ गया, कुछ तबीयत ख़राब थी मौसम की तब्दीली की वजह से। मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। तो चलें हम लेक्चर की तरफ अब फोकस करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरीके से चलता है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, यानी कि एक नया सॉफ्टवेयर जो आप बनाते हो, ठीक है, उसका जो सारा का सारा प्रोसेस है उसको बनाने का, उसको ये कहा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। यानी कि सोचा कि सॉफ्टवेयर बनाना है और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सॉफ्टवेयर बन के आपके हाथ में आ गया। सो उसके दरमियान में जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा लाइफ साइकिल था। जैसे कि आप पैदा हुए, वो पैदा होने से आपके मरने तक का जो टाइम है वो आपकी पूरी लाइफ का एक साइकिल है। ठीक है, इसी तरीके से आपका सॉफ्टवेयर आपके हाथ में आने तक का जो टाइम है वो सारा सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है। अब सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, कोई वीडियो गेम भी हो सकती है, कोई मोबाइल ऐप भी हो सकती है, ऑफिशियली आपके किसी ऑफिस में काम करने वाला सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। यह आजकल जो है अब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यानी कि इंस्टॉल करने वाले सॉफ्टवेयर का दौर खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो वेब के ऊपर चलने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो ज़्यादा चलने लगे, तो कोई वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक हो गया। ये जो टर्म है लाइफ साइकिल, ये पहली बार 1950s के अंदर डिस्क्राइब की गई थी और उसके बाद इसके जो स्टेप्स वगैरह हैं उसके बारे में बात की जाने लगी। इसके कुछ 11 स्टेप्स है। वैसे तो इसको आपकी बुक में बहुत एक्सप्लेन करके 11 स्टेप्स तक लेके जाया जा चुका है, लेकिन नॉर्मली इसको 6-7 स्टेप्स के अंदर या हद 8 स्टेप्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि इस बुक में इसको 11 स्टेप्स में खोल के इतने खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया गया कि अगर आप इसको सही से समझ लें तो आपको सब मुकम्मल समझ आ जाता है कि एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है उसका क्या लाइफ साइकिल होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहला स्टेज और सबसे आखिरी स्टेज तक हर एक स्टेप को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्टेज की बात करते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेज। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और सिस्टम टू बी डेवलप इज क्लियरली आइडेंटिफाई। यानी कि प्रॉब्लम फेज क्यों कहा गया है इसको, कि जब आपकी कंपनी या फिर आप बीइंग अ क्लाइंट ये सोचते हैं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो बेसिकली आप वो सॉफ्टवेयर क्यों बनवा रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, कोई सिस्टम बनाया जाता है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, तो इस फेज़ पे क्या होता है, वो प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करनी है, यानी कि जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। बात एक ही है। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव फ्रॉम द कस्टमर। अब ये वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि डिटेल सारी की सारी आपको बता देगा कस्टमर के मुझे इसमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये वाला बटन होना चाहिए, ऐसा बटन होना चाहिए, ऐसा कलर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अपना जो प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी कस्टमर आपको बताएगा कि यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मुझे ना कुछ इस किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम दरपेश आ रही है अपने नॉर्मल काम के अंदर। तो वो ओवरऑल ये सब कुछ करता हो, एक समरी बता देगा, एक एब्स्ट्रैक्ट बता देगा और आप उसको लिख लोगे और उसको अप्रूव कर लोगे, ठीक है जी हम इस पर काम शुरू करेंगे आगे जाकर। ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल जो बताएगा इस स्टेज के ऊपर, जो अपना सारे के सारे मामलात एक कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, वो बिल्कुल इसी तरीके से बताएगा जिस तरीके से शायद आपने कोई एक मूवी देखी और अब अपने दोस्त को उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। डेफिनेटली आप उस स्टोरी सुनाने में उसको 3 घंटे नहीं लगाएंगे, जितनी लंबी मूवी थी उतना टाइम नहीं लगाएंगे। बस आप शॉर्ट में बताएंगे कि यार ऐसा ऐसा सीन था और ये सब कुछ और अच्छी मूवी थी, तुम्हें भी देखनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद फिर वो शायद खुद आगे सोचेगा कि अब मैं कब टाइम टेबल मैनेज करूँ, कब बैठूँ, मोबाइल पे देखूँ, लैपटॉप पे देखूँ, टीवी पे लगाऊँ एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो द पॉइंट के एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक कस्टमर ने आके आपको, जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको बता दिया कि यार मैं इस किस्म का सॉफ्टवेयर है जिस पे मैं काम करवाना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ। तो ये आपका डिफाइन द प्रॉब्लम का काम हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हो तो प्लानिंग फेज शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कि प्रोजेक्ट गोल्स आर आइडेंटिफाई, यानी कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है इसका एक्चुअल गोल क्या है, इससे हकीकत में क्या प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व करनी है। क्योंकि देखें, एक सॉफ्टवेयर जो उसके नाम से वाजिया हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि जो गोल आप उसका सोच रहे हो सकता है कि सामने वाले का एक्चुअल गोल ये हो ही नहीं।
मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपकी बुक के अंदर ही एक एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट आके बताता है कि यार मैं ना स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ। अब बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ़ौरन आपके माइंड में ये आया कि ये इसलिए बनाना चाहता है कि थोड़ा सा एडवांस हो जाए सिस्टम, और अब सारे के सारे जो पेपर है वो कंप्यूटर पे लिया करे ये बंदा, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये एक वो गोल है जो कि आपके माइंड में आया, हो सकता है उसका गोल कोई और हो। उसका गोल ये हो शायद कि मैं कम टाइम के अंदर जल्दी पेपर ले सकूं। तो एक्चुअल गोल तो ये हुआ ना, कम टाइम के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ले सकूं या जल्दी पेपर ले सकूं। या फिर हो सकता है कि उसका गोल ये हो कि मैं कम वक्त में थोड़ी जगह पे ज़्यादा बच्चों को बिठा के तो पेपर ले सकूं और चीटिंग का चांस कम से कम हो जाए। हो सकता है उसका गोल ये हो। आप जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो शायद वो उस पर्सपेक्टिव से ना देख रहा हो, शायद उसकी प्रायोरिटीज़ अलग हो, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो। आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप प्रोजेक्ट के गोल्स आइडेंटिफाई करते हो। आप ये देखते हो कि कस्टमर अगर एक ये सॉफ्टवेयर मुझसे बनवाने आ रहा है तो एक्चुअली ये बनवा क्यों रहा है, इसके पीछे इसका अपना मकसद क्या है, आप उसको फाइंड आउट करते हो। एन एवेल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग दी पर्सनल एंड कॉस्ट इज कंडक्टेड। और यहाँ पे फ़ौरन क्या किया कर लिया जाता है कि रिसोर्सेज यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी उनको थोड़ा सा एवेल्यूएट कर लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 5 बंदों की ज़रूरत है, तो क्या 5 बंदे हमारे पास मौजूद भी हैं या नहीं है। और इसको बनाने के लिए हमें 1 लाख रुपया लगेगा, तो क्या हमारे पास 1 लाख रुपया है भी या नहीं, या बस बिला वजह हम बातें कर रहे हैं कि जी हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ये होगा वो होगा, पैसे हमारे पास हैं कोई नहीं, बंदे बनाने वाले हमारे पास है कोई नहीं, तो फिर वो सब कुछ फेल है, ठीक है। गैदर्ड इंफॉर्मेशन गोज थ्रू एनालिसिस टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। और इस वक्त तक आपके पास हल्की फुल्की सी एक एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन होती है कि जी कस्टमर आया और वो इस किस्म का सॉल्यूशन, इस किस्म का कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसने जो थोड़ी बहुत कुछ गिनी चुनी बातें बताई होती हैं, आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वाकई ही इन सब चीज़ों की बेस पे इसको सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत है या फिर कोई और अल्टरनेटिव इसके पास मौजूद है कि ये वो अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर ले बजाय इसके कि जनाब अली ये सॉफ्टवेयर ही बनवाए। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर व्हाट्सएप कॉलिंग सिस्टम आज अचानक से बैन हो जाता है और एक कंपनी है और वो आके हमारे पास बोलती है कि जनाब आप लोग एक काम करें कि हमें जो है ना एक नई ऐप बना के दें जिससे हम आपस में कंपनी के सारे एम्प्लॉय एक दूसरे से कॉल पे बात कर सकें, क्योंकि हम तो व्हाट्सएप पे बात करते थे, तो अब व्हाट्सएप तो बंद हो गया। तो क्या अब एक ये वाकई एक टेक्निकली सोचा जाए तो कि वाकई एक बड़ी अच्छी डिमांड है कि वो सॉफ्टवेयर बनाने को हमें कह रहा है। वो उसको लग रहा है कि शायद एक अच्छी डिमांड है, लेकिन आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचेंगे कि यार अगर व्हाट्सएप बंद हो गया तो हो जाने दो, तुम स्काइप के थ्रू कॉल कर लो। अगर व्हाट्सएप बंद हो गया है तो हो जाने दो, तुम कोई और दूसरी जूम के थ्रू कर लो, गूगल मीट के थ्रू कर लो, ये कौन सा ऐसा इशू है, तुम इसके लिए कोई अल्टरनेटिव उठा लो ना, बजाय इसके कि नया सिस्टम बनाओ। अब हो सकता है कि उसको ये चीज़ें पता ही ना हो, वो सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था, व्हाट्सएप को जानता है, और जब व्हाट्सएप बंद हो गया तो उसने कहा कि मैं अपनी बनवा लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो आप उसको उस तरफ नेविगेट कर देंगे कि भाईजान आप इधर चले जाएं, बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा नया सॉफ्टवेयर बनवाएं। और अगर कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो फिर जो पॉसिबल सोल्यूशन है आप वो उस टाइम पे स्टार्ट कर देंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका प्लानिंग फेज होता है, ठीक हो गया। कि प्लानिंग के अंदर आपने क्या करना है, गिनी चुनी बातें कि सारे के सारे प्रोजेक्ट के जो इंटेंशंस हैं, जो गोल्स हैं, उनको फाइंड आउट करना है, फिर एवेल्यूएट करना है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसे हैं, बंदे हैं, और अगर पैसे और बंदे हैं तो जो गिनी चुनी बातें उसने बताई हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा हूँ, तो क्या उसको सॉल्व करने से पहले से मार्केट में कोई अल्टरनेटिव मौजूद है, अगर है तो उनको अडॉप्ट करें, अदरवाइज फिर हम अपने की तरफ जाएँ। तो ये सारा का सारा आपका प्लानिंग का सारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब मैं इससे आगे जाता हूँ एक स्टेप और हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ की। अब फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ क्या होता है कि ये बेसिकली ना आप चेक करते हो कि आपका प्रोजेक्ट फिजिबल भी है या नहीं। हियर वी इवैल्यूएट द डिफरेंट डायमेंशंस टू डिटरमाइन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ डेवलपिंग अ प्रपोज सिस्टम। यानी कि फिजिबल है या नहीं, यानी कि सादा लफ्जों में कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं, ठीक है। अब वो टेक्निकली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, लीगली भी हो सकता है और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। अब जब आप इन पॉइंट्स को खुद गौर से सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा फिजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। टेक्निकली, इफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल सपोर्ट द प्रपोज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बंदा आया और वो कह रहा है कि मुझे स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बनाकर दे दो। अब वो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम ऑनलाइन चलना चाहिए,
लिए और वो कंप्यूटर्स के ऊपर चलेगा, तो पहली बात ये कि जिस स्कूल के लिए वो ऑनलाइन चलने वाला स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने जा रहा है, क्या उस स्कूल के अंदर या उस एरिया में इंटरनेट अवेलेबल भी है या नहीं? क्या उस स्कूल के अंदर क्या इतनी हाईटेक लैब्स हैं कि वो उस पूरे सॉफ्टवेयर को चला सके या नहीं? अब एक बंदा वो कह रहा है कि वो इंटरनेट के थ्रू सिस्टम चलेगा और वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एक हाई किस्म के कंप्यूटर्स के अंदर चलेंगे, लेकिन ना ही उस एरिया में इंटरनेट की सर्विस मौजूद है और ना ही आने वाले वक्तों में वहाँ पे सर्विस जाने का कोई चांस है। और दूसरी तरफ उसकी जो लैब्स हैं वो भी इतनी ज़बरदस्त वेल इक्विप नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर चलाएगा कहाँ? तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस सॉफ्टवेयर का वजूद पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ चेक की जाती है क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है। फिर इकोनॉमिक, ठीक है ना, फिर आप ये देखते हो कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने उसको देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि पहले मैं इस काम को करने के लिए मैनुअल वे में जब अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे 10 बंदों को पर डे पे करना पड़ता है और 10 दिन तक मेरे पेपर चलते हैं, यानी कि एक एग्जामिनर है, एक कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, एक सुपरिटेंडेंट है, फिर उनको चाय पिलाना, फिर वहाँ पे पेपर्स पे जो जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनको पेपर प्रिंट करना, फिर आंसर शीट्स देना, इन सब को मिला के 10 दिन तक मेरे एग्ज़ाम चलते हैं और 10 दिन के अंदर मेरा जो है सारा का सारा जो खर्चा आ जाता है वो 1 लाख रुपये आ जाता है। ठीक है, और 10 दिन में मेरा 1 लाख रुपए खर्चा आता है, तो इस सॉफ्टवेयर को बनवाने के अंदर मेरा वन टाइम 1 लाख रुपए खर्चा आएगा और उसके बाद हर बार ये मेरा 1 लाख रुपए खर्चा बचाएगा, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्टाफ की ज़रूरत नहीं रहेगी, मुझे आंसर शीट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, मुझे क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर अगर ऐसा है कि मेरे खर्चे बच रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं जाऊंगा इसकी तरफ। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बना के, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया कि यार फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे है मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन उल्टा सॉफ्टवेयर को चलाने के अंदर मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मैनुअल के, तो फिर इकोनॉमिकली तो फिजिबल है ही नहीं, तो मुझे उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर आ जाता है ऑपरेशनल। इफ़ द प्रपोज सिस्टम अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल गोल और नॉट, यानी कि जो सिस्टम आप प्रपोज कर रहे हो उनको कि उनकी रिक्वायरमेंट सुन के, उनकी बातें सुन के, तो आप उसकी बेस पे आप ये देखते हो कि क्या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जिसके लिए ये बनाने जा रहे हैं या फिर वो जिस सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका जो गोल है क्या वो उनकी डिमांड उनका अपना गोल पूरा कर रही है या नहीं कर रही। यानी कि उनकी डिमांड्स को देखो और दूसरी तरफ जो जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं उनको देखो, तो अगर वो दोनों आपस में मिसमैच हैं तो कभी भी आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर उनको दे नहीं सकोगे और ना ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकेगी, तो ऑपरेशनली फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप यही चीज़ देखते हो कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो इकोनॉमिकली, टेक्निकली, ऑपरेशनली और इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो कि वो पॉसिबल है या नहीं है। फिर आगे आप ये भी देखते हो कि लीगली वो पॉसिबल है कि नहीं। लीगली मीन्स ये कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है जो कि फेडरल बोर्ड के साथ जो है अलाइन है और फेडरल बोर्ड की पॉलिसी में लेट से फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वो अलाउ ही नहीं करते कि आप बच्चों का पेपर थ्रू कंप्यूटर लें, तो आपको लीगली अलाउ ही नहीं है। आपके पास लॉज एंड रेगुलेशन के थ्रू या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स के थ्रू आपको ये इजाज़त ही नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो फिर आप उस सॉफ्टवेयर को बनवाने का मकसद आपका यहीं पर फोत हो जाता है। आपको नहीं बनवाना चाहिए। लीगलिटीज़ के साथ जो है आप कंट्राडिक्टरी सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसलिए आपको नहीं बनाना चाहिए। फिर शेड्यूल फिजिबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आपके स्कूल की डिमांड यह है कि बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने से 1 महीना पहले हमें ये सॉफ्टवेयर तैयार रहना मिलना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है भी या नहीं? कई दफ़ा सिस्टम इतने बड़े होते हैं कि वो ऑन टाइम पूरे तैयार हो ही नहीं सकते, तो उसके बाद फिर क्या मकसद रह गया उसका अगर टाइम के बाद तैयार हो सिस्टम। तो ये चीज़ें पहले से ही चेक कर लेनी चाहिए कि यार हाँ वाकई जिस टाइम इसकी ज़रूरत है उस टाइम तक ये सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा या नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि टेक्निकली, ऑपरेशनल और इकोनॉमिकली, लीगली और स्केजुअल वाइज क्या ये सॉफ्टवेयर फिजिबल है, इसको कैरी ऑन करना चाहिए, बनाने की तरफ फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये फेज़ से जब आप निकल जाते हो तो आप नेक्स्ट फेज़ यानी कि एनालिसिस फेज़ के ऊपर आ जाते हो। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी डेवलपिंग टीम है यानी कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, वो एक विद द असिस्टेंस ऑफ द क्लाइंट ग्रुप, ठीक है ना, जो आपका जो क्लाइंट ग्रुप है यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं उनके साथ मिलकर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानने की कोशिश करते हैं।
उनकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक एक बंदा आया था शायद स्कूल का प्रिंसिपल, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी को बता के चला गया था एक स्टोरी थोड़ी सी, और उसकी बेस पे आपने सारे के सारे पिछले काम किए। अब उसके बाद अब अपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में कुछ 4-5 काम करने वाले बंदों की एक टीम तरतीब दे दी है, और आपने उनकी तरफ से भी उस प्रिंसिपल और उसके वाइस प्रिंसिपल और उनका जो स्टाफ है उसकी कुछ 4-5 बंदों को बुला लिया है, और अब ये दोनों टीम एक ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम है, जो कि डेवलपिंग टीम है, वो क्या कर रही है, बैठ के अंदाज़ा लगा रही है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि हम जो सॉफ्टवेयर बना के देंगे वो क्या क्या करता होगा। फिर दूसरी तरफ वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इनकी एक्चुअल में ज़रूरत क्या क्या है। देखें ज़रूरी नहीं होता कि जो आपकी नीड हो वही आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हो, ठीक है ना। कई दफ़ा नीड आपकी बहुत कम होती है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर जा रही होती हैं। तो आपकी इन सब चीज़ों को जो आपकी डेवलपिंग टीम है वो बहुत गौर से बैठ के वहाँ पे देखती है। इन दिस फेज प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड शुड वी कैरी ऑन प्रोजेक्ट और स्टॉप इट। और वो जो मीटिंग जैसी खत्म होती है तो जो डेवलपिंग टीम है उसके अंदर एक बंदा जो होता है वो मैनेजर होता है, जिसने उस प्रोजेक्ट को मैनेज करके लेके चलना होता है। वो वहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी नीड्स को देख कर और पिछली फिजिबिलिटी स्टडीज़ वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए ये अंदाज़ा लगाता है कि यार ये जितनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और जितनी इनकी नीड्स हैं और जितने ये पैसे दे रहे हैं और जितने टाइम के अंदर ये बनाने को ये प्रोजेक्ट कह रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों के मुताबिक हमें प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है ना। और वो साथ साथ यहाँ पे ये भी देखता है कि ये पहले से जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, हमें तो ये कह रहे हैं कि ये भी बना कर दो, सॉफ्टवेयर ये भी करता हो वो भी करता हो, इससे पहले ये चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे थे। प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे इस चीज़ को भी चेक कर लेता है। तो ये सब काम करने के बाद जब आपका एनालिसिस फेज कंप्लीट हो जाता है और आप ये सोच लेते हो कि प्रोजेक्ट को स्टॉप नहीं करना, तो आपने बल्कि इसको लेके चलना है आगे, तो फिर आप फ़ौरन कहाँ पे आ जाते हो, अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज़ पे। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है बच्चों। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेज़ अगर सही से हुआ हो तो प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन बनता है, अदरवाइज प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कोई फ्लॉज आते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप रिक्वायरमेंट्स को जमा करते हो, जमा करके उनको डॉक्यूमेंट करते हो और उनको मैनेज करके रखते हो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट को जमा करना, डॉक्यूमेंट करना, ये सब क्या कुछ है। अब रिक्वायरमेंट को जमा करना और डॉक्यूमेंट करने की जैसे हमने बात स्टार्ट की है, तो इसके अंदर ना आपके आगे फेजेस हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट गैदरिंग यानी कि जमा करने का फेज़ है, और उसके बाकायदा कुछ तरीके हैं जिनको आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद वैलिडेशन आता है, फिर मैनेजमेंट आता है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज़ है ये फर्दर आगे 3 फेजेस पे डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। अब हम इन तीनों फेजेस को देखते हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, सादा लफ्ज़ों में कहा जाए कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि अपने कस्टमर से ना डिटेल में सारी की सारी डिटेल लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, हमने देख लिया, तुम्हारी स्टोरी सुनी थी, तुमने जब आके बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने सुन लिया। उसको सुनने के बाद हमने उसको फिजिबली भी चेक कर लिया, हमने उसके बारे में थोड़ी सी प्लानिंग भी कर ली, और हमने उसको थोड़ा सा तुम्हारी स्टाफ के साथ बैठ के मीटिंग करके उसका जो है ओवरऑल एनालिसिस भी कर लिया। अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब ज़रा बैठ जाओ और फॉर्मल तरीके से हमें एक एक चीज़ जो है ना बताते जाओ और हम लिखते चले जाएंगे। तो ये है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और इसके अंदर जो पहला स्टेज है वो यही काम करता है जो मैंने आपको बताया है। और वो क्या करता है कि बेसिकली वो आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हो और रिक्वायरमेंट जो कस्टमर है उसके रिक्वायरमेंट लेना शुरू कर देते हो। अब अप्रोचेस क्या है, लेट्स से इंटरव्यूज़। हो सकता है कि आप स्कूल का जो प्रिंसिपल आया था, आपने उसकी रिक्वायरमेंट सुनी और उसके बाद आपने 1 बाय 1 करके आपने उन सब के जो स्टाफ मेंबर है सबको इंडिविजुअली बिठा के तो सबका इंटरव्यू ले लिया, और सबके इंटरव्यू से उनको सुन लिया कि उनको क्या 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 चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, आपने उनका जो है या फिर सर्वे कर लिया और एक क्वेश्चनरी बना दिया, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बना दिया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए, और उनको बोला कि आप सिंपल ना इस क्वेश्चन पेपर को फिलअप कर दें। सारे स्टाफ मेंबर बैठ के अपने स्कूल के जितने भी टीचर्स वगैरह हैं जो एग्जामिनेशन सिस्टम बनवाना चाहते हैं वो लोग, वो सारे के सारे बैठ के इसको फिलअप कर दें और हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर आप क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व भी करते हैं और ओवरऑल फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराते हैं उनका भी अब एनालिसिस करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, गौर से उनको समझने की कोशिश करते हैं, और उसकी बेस के ऊपर आप अपना एक फाइनल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपका जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आपको भी जो रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हुई होती है फिर आपको उनको वैलिडेट भी करना पड़ता है, ठीक है। अब वैलिडेट कैसे करना पड़ता है कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो वो रिक्वायरमेंट दे रहा है वो कस्टमर की इंटेंशन के साथ मैच करती भी है या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका रिक्वायरमेंट कस्टमर दे रहा होता है ना उनके अंदर ही कंट्राडिक्शन होता है। मिसाल के तौर पर आपने ये सोचा कि आप जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है
सारे स्टाफ मेंबर से इंटरव्यू करके रिक्वायरमेंट जमा करेंगे। अब जब आप इंटरव्यू करके रिक्वायरमेंट जमा कर रहे थे, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने ये सोचा कि हम सारे स्टाफ मेंबर से पूछेंगे कि इस सॉफ्टवेयर का जो कलर है, जो थीम है, वो किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल से पूछा, ठीक है। प्रिंसिपल ने कहा कि यार ये जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। आपने वाइस प्रिंसिपल से नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि यार ना डार्क कलर में होना चाहिए, जो व्हाइट कलर होता है वो इतना ब्राइट होता है कि जाके आंखों को चुभता है, तो यूज़ करते हुए प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे आ गई कंट्राडिक्शन। अब आप क्या करेंगे? अब आपको इन दोनों को बैठ के फिर ट्रेड ऑफ करवाना पड़ेगा कि यार तुम ये कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो, हम किधर जाएं। अब हमें ये फाइनल करके तुम लोग डिस्कस करके बताओ, फिर वो एक आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से सम टाइम कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि एक जगह पे कुछ कह रही होती हैं और अगली रिक्वायरमेंट में जाके वो अपनी ही बात के अगेंस्ट जा रही होती हैं। तो यहाँ पे वैलिडेट करके इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको निकालना पड़ता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। जब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आप रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट वैलिडेट की, जमा की, आप उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से, इतनी सारी रिक्वायरमेंट होती है, उनको मैनेज करके रखते हैं, उनको जमा करके एक जगह रखते हैं। और आने वाले वक्तों में डेफिनेटली ऐसा होने वाला है कि कस्टमर की प्रायोरिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, तो वो आपको बताते रहते हैं। तो फिर आप उनको खुद जाके देखते हैं कि अब इनकी चेंजिंग्स को कहाँ कहाँ जाके हमने लिखना है, किस किस जगह पर जाके रखना है, और अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं तो उसके मुताबिक एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से अपडेट करना है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग लेवल तक का जो कंसेप्ट था 20 मिनट के अंदर अंदर हमने कवर कर लिया है। इससे आगे हमारा आता है डिज़ाइन फेस और बाकी तमाम चीज़ें। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उन चीज़ों को कवर करें जो कि कंपैरेटिवली इन तमाम फेजेस से बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।